एटॉमिक हैबिट्स। छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। लेखक जेम्स क्लियर। नित्य ज्ञान ऑडियोज। निष्कर्ष। ऐसे परिणामों के राज जो टिके रहते हैं। नित्य ज्ञान ऑडियोज। एक प्राचीन यूनानी कहावत है, सोराइटस पैराडॉक्स। सोराइट्स एक ग्रीक शब्द सोरोस से बना है, जिसका अर्थ होता है ढेर अथवा अंबार, जो छोटे से काम में प्रभाव के बारे में बताती है, जो कई बार दोहराने के बाद पड़ सकता है। पैराडॉक्स का एक फॉर्मुलेशन इस तरह से है, क्या एक सिक्के से कोई रईस हो सकता है? यदि आप किसी व्यक्ति को 10 सिक्के देते हैं तो आप दावा नहीं कर सकते कि वह रईस है, लेकिन आप एक के बाद एक उसमें जोड़ेंगे तो एक समय पर आपको स्वीकार करना होगा कि कोई भी अमीर नहीं बन सकता जब तक कि एक सिक्का उसे न मिल जाए। हम यही छोटी आदतों के लिए भी कह सकते हैं। क्या एक मामूली परिवर्तन आपके जीवन को बदल सकता है? यदि आप ऐसा कहेंगे तो यह असंभव नहीं लगेगा, लेकिन तब क्या होगा जब एक के बाद एक आप उसे करते ही चले जाएंगे? कुछ अवधि के बाद आप मानेंगे कि एक छोटे से बदलाव से जीवन बदल गया। आदत में बदलाव का बड़ा लक्ष्य 1% सुधार ही नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों सुधार है। यह छोटी आदतों का एक समूह है जो क्रमबद्ध होकर एक साथ हो जाती है। इसमें से हर एक पूरे तंत्र की बुनियादी इकाई होती है। प्रारंभ में छोटे सुधार अर्थहीन लग सकते हैं, क्योंकि वे तंत्र के भार से दबे रहते हैं। मात्र एक सिक्का आपको अमीर तो नहीं बना सकता। एक सकारात्मक बदलाव जैसे 1 मिनट के लिए ध्यान करने या पुस्तक का एक पेज हर दिन पढ़ने से कोई खास अंतर आने की संभावना नहीं होती। धीरे धीरे जैसे जैसे आप छोटे बदलावों की परत को एक के बाद एक चढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जीवन वृत्त बदलना शुरू हो जाता है। हर सुधार ठीक वैसा ही होता है जैसे रेत का एक कण आप सकारात्मक पक्ष में डाल रहे होते हैं, जो धीरे धीरे चीज़ों को आपकी ओर मोड़ देता है। एकदम अच्छी आदत पर बने रहना आसान लगने लगता है। तंत्र का भार आपके पक्ष में काम करने लगता है, आपके विरोध में नहीं। इस पुस्तक में हमने शिखर पर पहुंचने वाले दर्जन लोगों को कहानियां देखी। हमने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, पुरस्कार जीतने वाले कलाकार और बिजनेस लीडरों, जीवन की रक्षा करने वाले डॉक्टर और आधा कॉमेडियनों को समझा, जिन्होंने छोटी आदत के विज्ञान का प्रयोग करते हुए अपनी विद्या में महारत हासिल की और अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच गए। इस पुस्तक में उल्लेखनीय प्रत्येक व्यक्ति, टीम और कंपनी में भिन्न भिन्न परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अंततः वे एक ही तरह से प्रगति कर सके, छोटे, सतत और अथक सुधार के प्रति वचनबद्धता। सफलता किसी लक्ष्य पर पहुंचना या लकीर पार करने जैसी नहीं होती है। यह सिस्टम है जिसमें सुधार की ज़रूरत होती है। यह अंतहीन प्रक्रिया है जिसको परिष्कृत करना होता है। अध्याय 1 में मैंने कहा था, यदि आप आदत बदलने के लिए परेशान हो रहे हैं तो समस्या आप नहीं, समस्या आपका सिस्टम है। खराब आदतें हर बार खुद को दोहराती है, इसलिए नहीं कि आप बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि बदलाव के लिए आपका सिस्टम गलत है। यह पुस्तक अब समाप्ति की ओर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके उन्नत सही हो। व्यवहार के परिवर्तन के 4 नियम के साथ आपके पास साधन और रणनीतियाँ हैं, जिनसे आप बेहतर सिस्टम बना सकते हैं और आदतों को बेहतर आकार दे सकते हैं। कभी कभी एक आदत को याद करना मुश्किल होता है और आपको उसे स्पष्ट बनाना होगा। अन्य बार आप ऐसा मानेंगे कि आप शुरू नहीं कर रहे हैं और आपको उसे आकर्षक बनाना होगा। कई मामलों में आप पाएंगे कि आदतें बहुत कठिन हैं और आपको उन्हें आसान बनाने की ज़रूरत होगी।
कभी आपको किसी आदत से जुड़े रहने की इच्छा नहीं होगी और आपको उसे संतोषजनक बनाना होगा। हम इन्हें दो हिस्सों में बांटेंगे। व्यवहार यहाँ प्रयासहीन है और व्यवहार यहाँ कठिन है। जिसमें प्रयासहीन में स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषप्रद। जब व्यवहार यहाँ कठिन है में अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक। आपकी अच्छी आदतों को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषप्रद बनाते हुए स्पेक्ट्रम के बाईं ओर रखना चाहते हैं। इस बीच आप चाहते हैं कि बुरी आदतों का समूह दाईं ओर रहे। इसके लिए उन्हें अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बनाते हैं। यह सतत प्रक्रिया है। इसमें कोई अंतिम रेखा नहीं मानी जा सकती, कोई स्थायी हद भी नहीं है। जब भी आप सुधार की ओर देखें तो आप व्यवहार के परिवर्तन के 4 नियमों को तब तक रोटेट कर सकते हैं जब तक आपको अज्ञा अवरोध न मिल जाए। इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं, इसे संतोषप्रद बनाएं, लगातार करते रहे। हमेशा 1% बेहतरी के अगले तरीके को खोजते रहे। परिणामों को प्राप्त करने का राज सुधार को कभी नहीं रोकना है। यह उल्लेखनीय है कि यदि आप थमते नहीं तो आप क्या बना सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि कोई व्यवसाय आप बना सकते हैं यदि आप रुकते नहीं हैं। यह देखने वाली बात होगी कि यदि आप प्रशिक्षण लेना बंद नहीं करते हैं तो कितना अच्छा शरीर आप बना सकते हैं। यह अनुभव करने वाली बात होगी कि यदि आप सीखना बंद नहीं करते तो कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय बात है कि दौलत आप बना सकते हैं जब आप बचत करना बंद नहीं करते। यह उल्लेखनीय होगा कि यदि आप चिंता करना नहीं छोड़ते हैं तो आप कितने दोस्त बना सकते हैं। अच्छी आदतें जुड़ती नहीं हैं, बल्कि वे चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है। यह छोटी आदत की शक्ति है, छोटे बदलाव, शानदार परिणाम। परिशिष्ट। आगे आपको क्या पढ़ना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद इस पुस्तक को सुनने के लिए। मेरे काम को आपके साथ साझा करना खुद अनुभव, सुखद अनुभव रहा। यदि आप आगे कुछ सुनना चाहते हैं तो मैं सुझाव देने की अनुमति चाहता हूँ। यदि आप यह पुस्तक सुनकर आपको प्रसन्नता हुई तो आपको मेरे अन्य कार्य भी अच्छे लग सकते हैं। मेरे ताज़ा आने मेरे फ्री साप्ताहिक न्यूज़लेटर में सब्सक्राइबर्स को सबसे पहले मेरी नई पुस्तक और प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है। मेरे काम के अलावा हर साल मैं मेरी पसंदीदा पुस्तकों की रिकॉर्डिंग रीडिंग लिस्ट भी भेजता हूँ, जो विविध और व्यापक विषयों पर अन्य लेखकों की कृति होती है। आप atomichabits.com/newsletters पर साइन अप कर सकते हैं। नित्य ज्ञान ऑडियोज़। 4 नियमों के छोटे सबक। इस पुस्तक में मैंने मानवीय व्यवहारों के 4 चरणों वाला मॉडल दिया है: संकेत, ननक, प्रतिसाद और पुरस्कार। यह ढांचा हमें न केवल यह बताता है कि किसी तरह से नई आदतों को बनाया जाए, बल्कि साथ ही मानव व्यवहार की कुछ रोचक पक्षों को भी बताता है। समस्या का चरण, उसमें संकेत और ननक है। हल का चरण, उसमें प्रतिसाद और पुरस्कार है। इस खंड में मैंने कुछ शिक्षाओं को समाहित किया है, कुछ अंश सामान्य समझ के भी है, जिसकी पुष्टि मॉडल में होती है। इस उदाहरणों को देने का मकसद यह स्पष्ट करना है कि जब हम मानवीय व्यवहारों को बताते हैं तो यह व्यापक डाटा कितना उपयोगी होता है। एक बार आप मॉडल को समझ लेते हैं तो आपको उसके उदाहरण हर स्थान पर देखने को मिलेंगे। इच्छा के पहले सजागता आती है। नजक तब होती है जब आपको संकेत के मायने समझ में आते हैं। आपका मस्तिष्क आपकी वर्तमान स्थिति का भाव या आभास देने लगता है। इसका मतलब है कि ननक अवसर को जान लेने के बाद ही पैदा होती है। इच्छा की अनुपस्थिति ही आदत है। जब आप संकेत देखते हैं लेकिन अवस्था बदलने के लिए इच्छा नहीं करते तो इसका मतलब है आप वर्तमान स्थिति से खुश हैं। आनंद, कुछ प्राप्त करने का सुख, खुशी या संतोष नहीं।
बल्कि इच्छा का अभाव है। यह तब उभरता है जब आपको अलग दिखने की कोई चाह न हो। आनंद वह अवस्था है जिसमें आप तब प्रवेश करते हैं जब आप अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहते हैं। हालांकि आनंद की अवस्था अस्थायी होती है क्योंकि नई इच्छा हमेशा उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि ब्राड बर्डीज का कथन है। आनंद एक इच्छा के पूरे होने और दूसरी इच्छा के उत्पन्न होने के बीच का खाली स्थान है। इसी तरह पीड़ा भी स्थिति में बदलाव की किसी ननक और उसके पूरे होने के बीच का खाली स्थान है। नित्य ज्ञान ऑडियोज। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। यह सुख का विचार ही है जिसका हम पीछा करते हैं। हम सुख का वह चित्र देखना चाहते हैं जिसे हम दिमाग में रखते हैं। इसे प्राप्त करते समय हम नहीं जानते कि इस चित्र को पाने के लिए क्या चाहिए, या क्या यह हमें संतोष दे सकता है। संतोष का भाव बाद में ही आता है। यही ऑस्ट्रेलिया के न्यूरोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल के कहने का अर्थ था। उन्होंने कहा था कि आनंद का पीछा नहीं किया जा सकता, उसे उपजाना होता है। इच्छा का पीछा किया जा सकता है, आनंद कार्य से उपजता है। शांति तब आती है जब आप अपने अवलोकनों को समस्या में नहीं बदलते। किसी भी व्यवहार में पहला चरण अवलोकन का रहता है। आप संकेत देखते हैं, कुछ सूचना मिलती है, एक घटना होती है। आपने जो देखा है उस पर आप काम नहीं करना चाहते तो आप शांति में हैं। हर चीज़ को ठीक करने की इच्छा ननक है। बिना ननक के अवलोकन का अर्थ यह अनुभव है कि आप कुछ ठीक नहीं करना चाहते। आपकी इच्छा उग्र नहीं है, इसलिए आप अवस्था में बदलाव नहीं चाहते। आपका मस्तिष्क ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं करता जिसका हल आपको करना पड़े। आप सहजता से अवलोकन करते हैं और उससे बाहर निकल जाते हैं। पर्याप्त बड़े क्यों से आप किसी भी कैसे से उबर सकते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे जर्मन दार्शनिक और कवि है। उन्होंने एक बार लिखा था, जिस व्यक्ति के पास जीवित रहने के लिए क्यों होता है वह किसी भी कैसे का सामना कर सकता है। यह मुहावरा मानवीय व्यवहार के बारे में एक अहम सच बताता है। यदि आपकी प्रेरणा और इच्छा महान है, इस कारण से आप काम कर रहे हैं, तो आप काम करेंगे, भले ही वह कितना भी कठिन हो। बड़ी ननक बड़े काम को प्रेरित कर सकती है, भले ही अवरोध कितना अधिक ही क्यों ना हो। जिज्ञासु होना स्मार्ट होने से बेहतर है। प्रेरित और जिज्ञासु होना स्मार्ट होने से बेहतर है क्योंकि यह कार्य को प्रोत्साहित करता है। स्मार्ट होने से कभी परिणाम नहीं मिल सकता क्योंकि यह आपको काम नहीं करने देता है। इच्छा ही होती है जो व्यवहार को प्रेरित करती है, बुद्धिमत्ता नहीं। नवन रविकांत कहते हैं, कोई भी काम करने के लिए जरूरी है कि पहले उसके लिए इच्छा को विकसित किया जाए। भावनाएं मानव व्यवहार को प्रेरित करती है। हर निर्णय किसी न किसी स्तर पर भावनात्मक होता है। काम करने के लिए भले ही आपको कोई तार्किक कारण हो, भावनाओं के कारण आप उसे करने को बाध्य होते हैं। वास्तव में मस्तिष्क के भावनात्मक केंद्रों को नुकसान पहुंचा चुके लोग काम करने के कई कारण गिना सकते हैं, लेकिन फिर भी वे काम नहीं करते हैं क्योंकि उनकी भावनाएं उन्हें नहीं चलाती। इसीलिए किसी भी प्रतिसाद के पहले ननक आती है। भावना पहले आता है, फिर व्यवहार होता है। भावनात्मक होने के बाद ही हम युक्ति संगत और तर्क संगत हो सकते हैं। मस्तिष्क का प्राथमिक भाव अनुभव करना है, दूसरा विचार करना है। हमारा पहला प्रतिसाद मस्तिष्क का तीव्र और अचेतन भाग होता है जो अनुभव करने और अनुमान लगाने के अनुकूल होगा। हमारे दूसरे प्रतिसाद विचार करना है जो मस्तिष्क का धीमा और चेतन भाग होता है। मनोवैज्ञानिक इसे सिस्टम वन यानी अनुभव और तत्काल समायोजन बनाम सिस्टम टू यानी युक्ति युक्त विवेचन कहते हैं। अनुभव पहले आते हैं यानी कि सिस्टम वन।
युक्ति संगतता बाद में हस्तक्षेप करती है। सिस्टम 2, जब दोनों ही एक साथ हो जाते हैं तो जोरदार तरह से काम करते हैं, लेकिन जब ये एक साथ नहीं मिलते तो उसका परिणाम अतार्किक और भावनात्मक चिंतन होता है। आपका प्रतिसाद आपकी भावनाओं का अनुसरण करता है। हमारे विचार और कार्यों की जड़ उस चीज़ में होती है जो हमें आकर्षक लगती है। जरूरी नहीं है कि वह तर्क संगत हो। दो लोग समान तथ्यों को देखकर अलग अलग तरह से उस पर प्रतिसाद दे सकते हैं, क्योंकि वे उन तथ्यों को भावनाओं के अपने अनूठे फिल्टर से निकालते हैं। यही कारण है कि भावनाओं के प्रति अपील तर्क के प्रति अपील से अधिक शक्तिशाली होती है। यदि कोई चीज़ किसी को भावुक कर सकती है तो वह आंकड़ों में बहुत कम रुचि लेता है। इसी कारण से भावनाएं समझदारी भरा निर्णय लेने में खतरा होती है। इसे दूसरी तरह से देखें, अधिकांश लोग तार्किक प्रतिसाद पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि यह उन्हें फ़ायदा देता है, यह उनकी इच्छा को संतुष्ट कर देता है। किसी स्थिति में बिना भावनात्मक हुए आगे बढ़ना आपको भावना की बजाय आंकड़ों पर आधारित प्रतिसाद देता है। पीड़ा प्रगति को बढ़ाती है। अवस्था में बदलाव की इच्छा पीड़ा का स्रोत है। यही सब प्रगति का स्रोत है। स्थिति को बदलने की इच्छा कार्य को शक्ति देती है। अधिक चाहने की इच्छा मानवता को सुधार की ओर ले जाती है। नई तकनीक विकसित करने और उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए ननक से हम संतुष्ट रहते हैं लेकिन काम करते हैं। बिना ननक हम संतुष्ट रहते हैं लेकिन महत्वाकांक्षा नहीं रहती। आपके कार्य बताते हैं कितनी शिद्दत से आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप कहते हैं कि यह प्राथमिकता है और उसके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं तो वास्तव में आपको वह नहीं चाहिए। यह समय है जब आप निष्ठा से खुद से बात करें। आपके कार्य आपको वास्तविक प्रेरणा को बताते हैं। पुरस्कार त्याग की दूसरी ओर है। प्रतिसाद ऊर्जा का त्याग हमेशा पुरस्कार देता है। संसाधनों का संग्रहण धावकों का चरम खूब मेहनत के बाद ही आता है। पुरस्कार तभी मिलता है जब ऊर्जा लगाई हो। आत्मनियंत्रण कठिन होता है क्योंकि यह संतोष नहीं देता। पुरस्कार आपकी ननक को संतुष्ट कर देता है। इसमें आत्मनियंत्रण प्रभावित नहीं रहता क्योंकि इच्छाओं को रोकना उसका हल नहीं है। प्रलोभन को रोकना ननक को संतुष्टि नहीं दे पाता है, यह सिर्फ उसकी उपेक्षा करता है। यह ननक को निकट जाने के लिए कुछ जगह देता है। आत्मनियंत्रण इच्छा को पूरी करने की बजाय उसे निकट जाने देता है। हमारी उम्मीदें हमारे संतोष को तय करती है। ननक और पुरस्कार के बीच का अंतर तय करता है कि हम कार्य के बाद कितने संतुष्ट अनुभव करते हैं। यदि उम्मीदों और परिणामों के बीच अंतर सकारात्मक होता है, यानी चकित और खुश करने वाला, तो हम उस व्यवहार को भविष्य में दोहराते हैं। यदि अंतर नकारात्मक यानी कि निराशा और कुंठित करने वाला होता है, तो इस बात की संभावना कम होती है कि हम उसे पुनः करें। उदाहरण के लिए, यदि आप $10 मिलने की आशा कर रहे हो और $100 मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप $100 मिलने की आशा कर रहे हो और $10 मिल रहे हैं तो आप निराश हो जाएंगे। आपकी आशा आपके संतोष को बदलती है। आप अधिक आशा लेकर चल रहे हैं और औसत अनुभव हो रहा है तो निराशा होगी। आप कम आशा लेकर चल रहे हैं तो औसत अनुभव हो रहा है तो खुशी होगी। जब पसंद आना और इच्छा दोनों लगभग समान रहते हैं तो आप संतोषजनक अनुभव करते हैं। संतोष बराबर पसंद माइनस इच्छा। सेनेका के मशहूर कथन, गरीब होना कम होना नहीं है, यह ज़्यादा की इच्छा है, ज़्यादा की चाहत है। इसके पीछे का यही ज्ञान है। यदि आपकी इच्छा आपकी पसंद को हटा देती है तो आप हमेशा असंतोष में रहेंगे। आप हल की बजाय समस्या को बढ़ा रहे हैं।
खुशी सापेक्ष होती है। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे 1000 सब्सक्राइबर जुटाने में 3 माह लग गए थे। जब मैंने उस मील के पत्थर को छू लिया तो अपने माता पिता और अपनी गर्लफ्रेंड को बताया। हमने उसका जश्न मनाया। मैं उत्साहित और प्रेरित था। कुछ वर्ष बाद मैंने देखा कि 1000 लोग तो एक ही दिन में साइन इन कर रहे हैं, और तब मैंने किसी को इस बारे में कहने की सोची भी नहीं। मुझे वह सामान्य लगा। मुझे पहले की बजाय परिणाम 90 गुना तेजी से मिल रहे थे, लेकिन खुशी पहले से कम ही थी। कुछ दिनों के बाद मुझे अजीब लगा कि जिस बात का मैं सपना वर्षों से देख रहा था, आज उसकी खुशी नहीं मना रहा हूँ। असफलता की पीड़ा आशा के शिखर से जुड़ी होती है। जब इच्छा बहुत अधिक हो और परिणाम वैसा न हो तो पीड़ा देता है। आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने में मिली असफलता उसे प्राप्त न कर पाने से अधिक पीड़ा देती है, जिसके बारे में अपनी पहली मर्तबा भी सोचा भी नहीं हो। इसी कारण से लोग कहते हैं, मैं ज़्यादा आशा नहीं करना चाहता। हर व्यवहार के पहले और बाद में भाव आते हैं। काम के पहले का भाव आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। ननक काम के बाद जो भी भाव आता है वह बताता है कि उस काम को दोहराएंगे तो पुरस्कार मिलेगा। संकेत ननक यानी कि भावना, प्रतिसाद और उससे पुरस्कार। हमारे भीतर किसी तरह के भाव आते हैं, इसका प्रभाव हमारे कार्य पर पड़ता है, और हम कैसे कार्य करते हैं इसका प्रभाव हमारे भावों पर पड़ता है। इच्छा पहल करती है, आनंद जारी रखता है। इच्छा करना और पसंद करना व्यवहार के दो चालक हैं। यदि इच्छा नहीं है तो उसे करने का कोई कारण नहीं है। इच्छा और ननक व्यवहार शुरू करते हैं, लेकिन यदि यह आनंद नहीं दे रहा है तो उसे दोहराने का कोई अर्थ नहीं होता है। आनंद और संतोष व्यवहार को बनाए रखते हैं। प्रेरित अनुभव होने पर आप काम करते हैं। सफल अनुभव करने पर आप दोहराव करते हैं। अनुभव से आशा कम होती है और स्वीकृति इसका स्थान ले लेती है। पहली बार कोई अवसर हाथ लगता है तो आशा रहती है कि आगे भी यही होगा। आपको उम्मीद यानी कि नजक पूरी तरह से वचन पर निर्भर करती है। दूसरी बार आपको आशा यथार्थ पर निर्भर रहती है। यह आप यह समझने लगते हैं कि प्रक्रिया किसी तरह से काम करती है, और आपकी आशा धीरे धीरे अधिक सटीक भविष्य पर काम करने लगती है और संभावित परिणाम को स्वीकार करने लगती है। यही एक कारण है कि हम लगातार जल्द अमीर होने के लिए नए उपाय या वजन कम करने की स्कीम तलाशते रहते हैं। नई योजनाएं आपको आशा देती है क्योंकि हमारे पास आशाओं को आधार देने का अनुभव नहीं रहता। नए उपाय पुराने की बजाय अधिक अपील करते हैं क्योंकि उनमें अपार आशा होती है। अरस्तु ने कहा था, युवाओं को आसानी से ठग सकते हैं क्योंकि आशा जल्दी से उत्पन्न हो जाती है। इसे शायद इस तरह से संशोधित कर सकते हैं, युवाओं को आसानी से ठग सकते हैं क्योंकि वे सिर्फ आशा ही करते हैं। उनके पास आशा को आधार देने का कोई अनुभव नहीं होता है। शुरू में आपके पास सिर्फ उम्मीदें ही होती है। कारोबार में ये उपाय कैसे अपनाएं? इन वर्षों में मैंने फॉर्च्यून 500 कंपनियों और तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इनमें से इस विषय पर व्याख्यान दिए हैं कि वे छोटी आदतों के विज्ञान को अपनाकर कैसे ज़्यादा प्रभावी तरीके से व्यवसाय चलाते हैं और बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक में मैंने जिन मुख्य विचारों को उल्लेखन किया है, उसके अलावा आप इसे आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी पाएंगे। आप इसे atomichabits.com/business से डाउनलोड कर सकते हैं। परिवेश में ये उपाय कैसे अपनाएं? एक आम सवाल मुझे पाठकों की ओर से सुनने को मिलता है कि मैं किस तरह से अपने बच्चों को यह करने के लिए तैयार कर सकता हूँ। यह पुस्तक में जो उपाय दिए हैं वे व्यापक तौर पर उन सभी पर मानवीय व्यवहार के किशोर की मानवता भी होती है उनकर ऊपर अपनाए जा सकते हैं। इसका मतलब कि आपको इस पुस्तक की मुख्य सामग्री में बहुत उपयोगी रणनीतियाँ मिलेगी। इसमें उल्लेखनीय किया गया है कि माता पिता की अलग चुनौतियाँ होती है।
बोनस अध्याय के रूप में मैंने संक्षिप्त गाइड भी दी है कि ये उपाय खास तौर पर परिवर्ष में कैसे अपनाया जा सकता है। आप इसे atomichabits.com/parenting से डाउनलोड कर सकते हैं। नित्य ज्ञान ऑडियोज। सो मित्रों, यह पुस्तक यहीं पे समाप्त होती है। आशा है ये पुस्तक आपको सुनने में अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगती है कि ये आपको उपयोगी हो सकती है और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी उपयोगी हो सकती है, तो इसे उनके साथ ज़रूर शेयर करें और इस पुस्तक का फ़ायदा, इस ऑडियो बुक का फ़ायदा उन्हें भी उठाने दें। अगर आपको ऐसे ही हिंदी में भी ऑडियो बुक्स चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि ऐसी और हिंदी ऑडियो बुक में ला सकूं। नित्य ज्ञान ऑडियोज़। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आ रहा है, और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप इस ऑडियो बुक को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ऑडियो बुक और आपको मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी हिट कर दे, ताकि जैसे ही नए ऑडियो बुक अपलोड हो तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी इस ऑडियो बुक के फ़ायदे मिल सके। अगर ऐसे ही ऑडियो बुक आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये हिंदी ऑडियो बुक कैसा लग रहा है, और अगर कोई कंप्लेन या कमेंट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा रखता हूँ आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे।